नमस्कार, मैं अभिमन्यु कुमार आज एक पाठ लेके आए जिसका शीर्षक है बड़े भाई साहब। इन कहानी के कहानीकार हैं प्रेमचंद। तो सबसे पहले प्रेमचंद जी का परिचय देखते हैं। प्रेमचंद का जन्म बनारस के लम्ही गांव में 31 जुलाई 1880 ईस्वी में हुआ। उनका वास्तविक नाम धनपत राय था। उन्हें उर्दू में गुलाब राय तथा हिंदी में प्रेमचंद नाम से लेखन कार्य किया। उर्दू में प्रकाशित उनका पहला कहानी संग्रह साजे वतन था, जिसे अंग्रेज सरकार ने जब्त कर लिया था। उन्होंने स्कूल मास्टर, इंस्पेक्टर, मैनेजरी की नौकरी करने के अतिरिक्त हंस और माधुरी जैसे प्रमुख पत्रिकाओं का संपादन भी किया। अपने जीवन में कुछ समय उन्होंने फिल्मी नगरी मुंबई में बिताया, किंतु वहाँ अधिक समय तक वहाँ नहीं रह पाए। हालांकि उनकी कई रचनाएं पर यादगार फिल्म भी बनी। प्रेमचंद को रचना साहित्य के कारण कथा सम्राट और उपन्यास सम्राट भी कहा जाता है। उनकी कहानियाँ मानसरोवर खंड 8 में संकलित हैं। उनके प्रमुख उपन्यास गोदान, गबन, प्रेमाश्रम, सेवा सदन, निर्मला, कर्मभूमि, रंगभूमि, कायाकल्प, प्रतिज्ञा और मंगलसूत्र जो अपूर्ण है। 8 अक्टूबर 1936 ईस्वी में प्रेमचंद जी का निधन हो गया। हम देखते हैं ये कहानी बड़े भाई साहब के कुछ यह पाठ बड़े भाई साहब के मुख बिंदु की रूपरेखा इस कहानी के देखते हैं, जिसमें प्रस्तुत पाठ में बड़े भाई साहब हैं और उसका छोटा भाई है जो उससे 5 साल छोटा है। परिवार में बड़ा भाई होने के कारण उसे बड़ी बड़ी आदर्शात्मक अपेक्षाएं की जाती हैं। वह स्वयं भी वही कार्य करते हैं जो उसके छोटे भाई के लिए आदर्श बन सके। इसलिए वह हर समय पढ़ाई करते रहते हैं और छोटे भाई की कड़ी निगरानी रखते हैं। समय समय पर अपने छोटे भाई को पढ़ाई के प्रति गंभीर रूप से सचेत भी करते रहते हैं। इस आदर्श रूप को बनाने के लिए वह अपना बचपन भी खो बैठते हैं। इस पाठ में सार्थक पढ़ाई करने तथा शिक्षा व्यवस्था पर व्यंग्यात्मक वर्णन किया गया है। इस पाठ को देखते हैं। इस पाठ के सारांश को देखते हैं, कुछ मुख्य बिंदु पर चर्चा करते हैं। इस पाठ में ये थोड़ा बड़ा और कहानी है, लंबा कहानी है। तो सबसे पहले देखते हैं इस पाठ में बड़े भाई साहब का व्यक्तित्व कैसा है। कहानी के लेखक अपने बड़े भाई साहब का 14 वर्ष बताया है। आयु में 5 वर्ष का अंतर होने पर भी लेखक ने कक्षा में 3 दर्जे आगे हैं, क्योंकि वह शिक्षा पाने के लिए किसी प्रकार की जल्दबाजी नहीं चाहते हैं। तालीम के रूपी इस भवन की बुनियाद खूब मजबूत डालना चाहते हैं, जिस पर आलीशान भवन बन सके। 1 साल में कम 2 साल में करते हैं। 1 साल का जो काम है 2 साल में करते हैं। एक ही क्लास में 2 साल रह जाते हैं, कभी कभी 3 साल भी लग जाते हैं। उसका विश्वास था कि बुनियाद के पुख्ता ना हो तो मकान का पायादार नहीं बन सकता है। इसके अतिरिक्त वह लेखक के हर हरकत पर बारीकी नज़र रखते थे और किसी भी गलती पर लेखक को खूब डांटते थे। बड़े भाई साहब अधिकांश समय अपनी पुस्तकें खोले बैठे रहते थे, किंतु उनका दिमाग कहीं और होता था। कई बार लेखक के भाई साहब की कॉपियाँ पर चिड़ियाँ, कुत्ते, बिल्ली का चित्र बनी ही देखी थी। यही नहीं, वह कुछ विचित्र शब्दों को कॉपी पर लिखा करते थे, जिसका अर्थ लेखक के समझ में कभी नहीं आता था। छोटे होने के कारण लेखक उन विचित्र शब्दों का अर्थ भी नहीं पूछ पाता। अब पाठ के आगे देखते हैं, इस कहानी के आगे देखते हैं बड़े भाई साहब के निर्देश और नसीहत। जो बड़े होने का अपने छोटे भाई को निर्देश देते हैं और नसीहत देते हैं, उसके चर्चा किया गया है। लेखक खेल कूद में बहुत रुचि लेता है। अवसर पाते ही हॉस्टल के बाहर निकलकर मैदान में दोस्तों के साथ खेलने या गप्पे मारने में लगता था।
जब उस गतिविधियों से निपट कर अपने कमरे में वापस आता तो भाई साहब उनसे प्रश्न पूछने को तैयार मिलते थे। कहाँ थे? यह प्रश्न सुनते ही लेखक काँप जाता था। उसके बड़े भाई साहब उपदेश चालू हो जाते थे, जिसमें इस बात का जोर था कि अंग्रेजी जैसे विषय पढ़ना और समझना आसान नहीं है। यह जानते हुए कि लेखक अपना समय खेलने कूदने में, गप्पे में, हाँकने में लगा देते हैं, लेखक को इस बात के लिए लताड़ते डांटते थे कि यदि पढ़ने में रुचि नहीं है तो वह क्यों यहाँ रहकर दादाजी की मेहनत की गाढ़ी कमाई को बर्बाद कर रहे हैं। कहानी के आगे बताया गया है कि लेखक द्वारा पढ़ाई के संदर्भ में योजना बनाना। बड़े भाई साहब डांट खाकर लेखक बहुत दुखी होता और वह निराश हो जाता है। ऐसे में पढ़ाई करने की योजना बनाता है। सबसे पहले पढ़ाई लिखाई का टाइम टेबल बनाया जाता है। इसमें सुबह से रात तक हर गतिविधि को, खेल कूद को छोड़कर समय दिया जाता है। लेकिन समय पहले ही दिन से टाइम टेबल से ध्यान हट जाता है और खेल कूद शुरू हो जाता है। इसका परिणाम यह होता है कि भाई साहब की डांट और नसीहत सुननी पड़ती है। इससे आगे वार्षिक परीक्षा में लेखक का परीक्षा फल। वार्षिक परीक्षा हो गई, परीक्षा फल निकला तो लेखक को देखकर आश्चर्य हुआ कि वह कक्षा में प्रथम आया, जबकि उसके बड़े भाई साहब फेल हो गए। ऐसे में उसका दिल किया कि जाकर बड़े भाई साहब से पूछे कि तुमने इतना पढ़ लिख कर कौन सा तीर मार लिया। लेकिन लेखक छोटा था, इसलिए वह इन बातों को मन में ही सोचकर चुप रहा। अगले दिन से उसने बड़े भाई साहब को डांट की चिंता किए बिना खेलने जाना आरंभ कर दिया। बड़े भाई साहब लेखक के इस निडरता को भाप चुके थे, इसलिए एक दिन उन्होंने लेखक को खरी खोटी सुनाते कहा कि कक्षा में प्रथम आने से वह घमंडी हो गया। उसके रावण देखो उदाहरण देते हुए कहें कि रावण घमंड करना बुरी बात है। घमंड व्यक्ति को सर्वनाश कर देता है। उन्होंने लेखक को बताया कि इस बार प्रथम आ गया तो क्या कोई बड़ी बात नहीं है। उसे यह बात ध्यान में रखनी चाहिए कि जब वह उसकी कक्षा में आएगा तो दांतों पसीना आ गया। बोला कि इस बात का ध्यान रखनी चाहिए कि जब वह उनकी कक्षा में आएगा तो दांतों पसीना आ जाएगा, क्योंकि ये इंग्लिस्तान का इतिहास पढ़ना पड़ेगा, जिसमें 8 तो हेनरी हुए, दर्जनों जेम्स और दर्जनों विलियम्स की कोड़ियाँ, चार्ल्स इसके नाम और काम याद करते करते चक्कर आने लगते हैं। ज्योमेट्री छात्रों को खूब खून चूस लेती है। बड़े भाई ने छोटे भाई को इस तरह बड़े क्लास की कठिनाइयों को अवगत कराया। शिक्षा के नाम पर छात्रों को होने वाले अत्याचार की चर्चा किया गया इस पाठ में। इस कहानी में बड़े भाई साहब के अनुसार जो भी कुछ किताबों में लिखा है उसे वैसा ही नहीं पढ़ा तो परीक्षा पास नहीं किया जा सकता है। वह समय की पाबंदी पर 4 पन्नों का निबंध लिखने का उदाहरण देकर परीक्षा लेने वाले पर व्यंग करते हुए कहते हैं कि यदि पर समय की पाबंदी पर 4 पन्ने के निबंध लिखा जाएगा तो यह समय की बर्बादी ही होगी। यह छात्रों पर अत्याचार है कि संक्षेप में लिखने को कहकर 4 पन्ने लिखवाए जाते हैं। लेखक को इस सब बातों के विषय में विस्तार से बताकर बड़े भाई साहब इस बात पर जोर देते हैं कि बड़ी कक्षा की पढ़ाई आसान नहीं होती। भले ही वह फेल हो गए, किंतु अनुभव में लेखक के बड़े भाई और सदैव बड़े ही रहते हैं। आगे कहानी में देखते हैं कि एक बार फिर बड़े भाई साहब फेल और लेखक अपने दर्जे में अव्वल आए। अगले वर्ष परीक्षा हुई और लेखक फिर अपने दर्जे में अव्वल आए और बड़े भाई साहब दिन रात एक करके पढ़ाई की, लेकिन फिर फेल हो गए। लेखक ने अपने भाई के फेल होने पर बहुत दुख हुआ और पर उन पर दया आई। इस बार लेखक के बड़े भाई के बीच केवल 1 कक्षा का अंतर रह गया।
इस बार लेखक को यह कुटिल और बुरा विचार आया कि यदि इस बार बड़े भाई साहब फेल और मैं पास हो गया तो दोनों एक ही दर्जे में पढ़ेंगे और उस समय बड़े भाई की उसकी बेइज्जती नहीं कर पाएंगे। बड़े भाई साहब का व्यवहार में परिवर्तन। इस बार भी फेल होने के बाद बड़े भाई साहब बहुत दुखी थे। उसके व्यवहार में लेखक के प्रति नरमी आ गई। उनको यह भी लगने लगा कि उन्हें लेखक को डांटने का अधिकार नहीं रहा। इसका फायदा उठाते हुए लेखक ने खेलने में अधिक समय लगाना शुरू कर दिया और पतंगबाजी में दोस्तों के साथ लगा रहता। इसके बाद भी वह इस बात का ध्यान अवश्य रखता था कि कहीं उसके बड़े भाई साहब को उसे यह सब करते ना देख लें। आगे देखते हैं लेखक के रंगे हाथों पतंगबाजी में पकड़े जाना। एक दिन लेखक ने कटी हुई पतंग लूटने जा रहे थे, तभी बड़े भाई साहब ने उसे रंगे हाथ पकड़ लिया और उसे डांटना शुरू कर दिया कि 8वीं कक्षा में आ गए हो, लेकिन लड़कों के साथ पतंग लूटने में उसे शर्म नहीं आती। कम से कम उसकी अपनी पोजीशन का तो ध्यान रखना चाहिए। किसी जमाने में पढ़े लिखे लोग नायब तहसीलदार, डिप्टी मजिस्ट्रेट और सुपरिटेंडेंट हो जाते थे और आज भी कई मिडिल पास अखबारों के संपादक हैं। या मान लिया कि तुम होशियार हो और यह भी हो सकता है कि तुम कल मेरी कक्षा में आ जाओ या मेरे से भी आगे निकल जाओ। इसका यह अर्थ नहीं कि तुम मुझसे कुछ भी नहीं कह सकते हो, मैं तुमसे कुछ भी नहीं कह सकता और मैं तुम्हारी मनमानी करते रहोगे। अनुभव का महत्व। बड़े भाई साहब कहते हैं कि अनुभव को महत्व बताते हुए कहा कि हमारे दादा और अम्मा अधिक पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन यह उनका हक है कि हमें समझाएंगे। उन्होंने कई परिस्थितियों में उदाहरण देकर बताया कि तजुर्बेकार व्यक्ति चाहे पढ़ा लिखा ना हो फिर भी वह पढ़े लिखे के अनुभवी व्यक्ति से अधिक समझदार होता है। उन्होंने अपने दादाजी, अम्मा जी और हेडमास्टर का उदाहरण देकर लेखक को समझाया कि पढ़ा लिखा होना एक बात है और अनुभवी होना अलग बात है। उन्होंने इस लेखक को समझाते हुए फिर कहा कि घमंड करना अच्छी बात नहीं है। मैं बड़ा और अनुभवी होने के नाते तुम्हें ये राह से भटकने नहीं दूंगा। यदि तुम मेरी बात नहीं मानी तो मैं थप्पड़ भी मार सकता हूँ। लेखक की सहमति। बड़े भाई साहब को इस बात के पूरी तरह सहमत है कि बड़ा और अधिक अनुभवी होने के नाते बड़े भाई साहब को उससे अधिक समझ है। उससे बड़े भाई साहब ने कहा, आपको मुझसे यह बात कहने का पूरा अधिकार है। ऐसा सुनते ही बड़े भाई साहब को लेखक को गले लगा लिया और बोले कि मैं तुम्हें पतंग उड़ाने से मना नहीं करता, मेरा भी दिल करता है कि मैं पतंग उड़ाऊं, पर यदि मैं ही ऐसा करने लगा तो तुम्हें किस प्रकार समझाऊंगा। उस समय एक कटी हुई पतंग को ऊपर से गुजरी और बड़े भाई साहब ने लपक कर उस कटी पतंग को डोर को पकड़ लिया और हौसले की ओर दौड़े। लेखक भी बड़े भाई साहब के पीछे दौड़ रहा था। तो इस तरह कहानी समाप्त हुआ। अब इसके 1-2 प्रश्न देखते हैं। पहला बताया कि कथा नायक की रुचि किस कार्य में थी। तो कथा नायक की रुचि खेलने कूदने, उधम मचाने, घूमने फिरने, गप्पे मारने, चार दीवारी पर चढ़कर नीचे कूदने, फाटक पर सवार होकर उसे मोटर कार बनाने तथा पतंगबाजी आदि में थी। और प्रश्न देखेंगे। यह प्रश्न बोर्ड एग्जाम में 2016 और 10 में आया है कि बड़े भाई साहब छोटे को क्या सलाह देते और क्यों। बड़े भाई साहब छोटे को सलाह देते थे कि वह दिन रात पढ़ना चाहिए, खेल कूद से दूर रहना चाहिए, क्योंकि इससे समय व्यर्थ में नष्ट होता है। यदि मेहनत नहीं करोगे तो उसी दर्जे में पढ़े रहोगे, उसी कक्षा में पढ़े रहोगे। यदि ऐसा वह अपने छोटे भाई को सही रास्ते पर लाने के लिए कहते थे। और कोई प्रश्न देखें। एक प्रश्न और देखते हैं कि बड़े भाई साहब की स्वभावगत विशेषता बताइए। बड़े भाई साहब अध्ययनशील, परिश्रमी
एवं धुन के पक्के थे। चाहे उन्हें समझ में ना भी आए फिर भी परिश्रम करते रहते थे। वह छोटे भाई के मार्गदर्शक भी थे। वह छोटे भाई को तरह तरह से समझाते थे, उपदेश देने की कला में भी विशेषज्ञ थे। वह छोटे भाई को उपदेश देते समय अनेक प्रकार के उदाहरण भी देते। अनुशासन प्रिय एवं सिद्धांतों में विश्वास करने वाले व्यक्ति थे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। बड़े साहब कहानी से आप अवगत हुए। इनके अभ्यास प्रश्नों को आप लिखें, बनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।